हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न केवल क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मैंने आपको कई बार जैसे कि क्लास में कहा है कि एक ही बुक हमारे फ्यूचर में भी काम आती है, वो होती है हमारी डीके गोयल की थर्ड पार्ट। यानी ये वाली बुक हमारे आगे भी फ्यूचर की पढ़ाई में भी, रियल लाइफ में भी सब जगह काम आती है। और उन चैप्टर्स में से जो सबसे ज्यादा काम आता है वो है चैप्टर पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही चैप्टर आरबीडी में भी है, राजस्थान बोर्ड में भी है, राजस्थान बोर्ड में भी सेम टॉपिक है। आइए इसको याद करना है, सीखना है, और आज हम तेजी से सीखेंगे कि किस तरीके से नया बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाया गया। यानी जिन लोगों ने परफॉर्मा बनाया उनके दिमाग में क्या आया, एक बार हम उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमें याद हो जाए। सीबीएसई में 4 मार्क्स का सवाल आता है। जनरली जो पहले सवाल की थीम चल रही थी 3-4 सालों से, वो थीम ये चलती थी कि वो 8 आइटम आपसे पूछते थे। कितने आइटम बेटा? 8 आइटम, ABCDEFG है, ठीक है। ऐसे 8 आइटम पूछते थे और बोलते थे कि इनमें इनकी हेडिंग क्या है और इनकी सब हेडिंग क्या है बताओ। जैसे कि मान लो उन्होंने बोल दिया कि क्रेडिटर्स, बताओ कि क्रेडिटर्स किस सब हेडिंग में आता है और किस हेडिंग में आता है। तो क्रेडिटर्स सब हेडिंग होती है उसकी, बेटा कहां गई, ये रही, ट्रेड पेबल्स। यानी क्रेडिटर किसके अंदर आता है? ट्रेड पेबल्स में। और हेडिंग क्या है ट्रेड पेबल्स से भी ऊपर वाली? करंट लायबिलिटीज। बस आप इतना लिख देते हो, आपको आधा नंबर मिल जाता है। आपसे पूछा गया रॉ मटेरियल किस में आता है? रॉ मटेरियल। तो बेटा रॉ मटेरियल किस में आएगा? सर सब हेडिंग है इन्वेंट्रीज, और हेडिंग क्या है? करंट एसेट्स, ठीक है। तो समझ में आया कि पहले पेपर क्या आता था। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद पिछले ही साल हुआ था या कब की बात है, पेपर में केवल यह बोल दिया कि बैलेंस शीट का परफॉर्मा ही बना दो, ऐसा कुछ आया कि परफॉर्मा बना दो। अब बच्चों को तो लगता है कि बाप दादा के नाम पूछेंगे। जब परफॉर्मा बनाने के लिए आता है तब आपको लाइन बाय लाइन बेटा वही वर्ड लिखना है जो लाइन से है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, लेकिन हम 4 मार्क्स पूरे आज की क्लास में कवर कर लेंगे। क्या सीखना है हमें आज की क्लास में? पहले हम ये देखेंगे बैलेंस शीट बनी कैसे, फिर हम ये देखेंगे कि इस बैलेंस शीट के अंदर आइटम कौन कौन से आते हैं जो आपको दिख रहे हैं। इन इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है, ये सारी बातें भी हम आज की क्लास में ही याद करने वाले हैं। तैयार हो आप सब? करें शुरू? चलो बेटा देखो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से, कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। क्या आप लोगों को पता है बेटा जब बैलेंस शीट हम लोग 11th क्लास में 12th क्लास में बनाते थे वो ऐसे होती थी? इस साइड का नाम क्या होता था बताओ? और इस साइड का नाम क्या होता था? बिल्कुल गलत। 11th क्लास में आपने सीखा होगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज होता है इसका नाम। क्या नाम होता है? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। अगर अभी भी याद नहीं आ रहा तो अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो। क्या होती थी? असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस, यानी असेट साइड का जो टोटल होता है वो इस साइड के टोटल के बराबर होता है। इस साइड कौन कौन से आइटम आते हैं? कैपिटल भी आती है और हाँ या ना, यही बेसिक्स था। आओ बेटा, जब सरकार के मन में आया कि यार कंपनीज के लिए, बेटा ये जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? कंपनीज। यानी अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो अभी भी बैलेंस शीट कैसे बनाएगी? टी शेप, समझ रहे हो। और अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है वो भी बैलेंस शीट कैसे बनाएगी? ऐसे ही बनाएगी। लेकिन जब कोई कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है चाहे वो पब्लिक कंपनी है, तो उसको बैलेंस शीट कैसे बनानी पड़ेगी? इस परफॉर्मा में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी टी शेप बैलेंस शीट है तो ये आपकी गलतफहमी है बेटा। मेरे पास बोर्ड पे नीचे जगह कम थी। ये जो असेट्स होती है ना बेटा, असेट्स, ये इस टोटल लायबिलिटी के नीचे यहां से शुरू होती है। यानी ये ऐसा परफॉर्मा होता है। मैं आपको बताऊं कि जब सरकार के मन में आया कि नया बैलेंस शीट को डिजाइन क्या दें, उन्होंने लगा कि क्या खपच्ची की जाए, क्या परेशानी की जाए बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट और राइट करने की बजाय इसको अप एंड डाउन कर देते हैं। देखो उन्हें ऐसा लगा कि बच्चा याद नहीं कर पाएगा कि ऊपर वाली आइटम को कैपिटल एंड लायबिलिटी बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोल देंगे? असेट। कोई बहुत बड़ा काम किया उन्होंने? नहीं। तो आपको यह याद होगा कि बैलेंस शीट का नया डिजाइन क्या है बेटा? ऐसा है, ना कि टी शेप है। ये टी शेप नहीं है बेटा, ये कैसा है? कंटिन्यूटी में है। यानी इसके बाद नीचे क्या आने वाला है? असेट्स, ये वाला आइटम आने वाला है। कोई डाउट किसी को? नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि यार जब चीजें नई बना रहे हैं तो आपको पता है भारत के अंदर ये जो सरकार आई है ये केवल नामकरण करती है। गुड़गांव का गुरुग्राम, वो गुजरात में कोई वो था स्टेडियम, उसका नाम मोदी, हाँ है ना, मोटासरा। तो ये केवल नामकरण कर रही है बेटा, कुछ नया काम तो करना नहीं है, नाम बदल दो बस। तो बच्चों को ऐसा लगता है नाम बदलने से कोई बड़ी बात हो गई। अरे सर क्या दिक्कत है? वैसे हम बेटा, क्या मनीष को मोनू बोलने की आदत होती है तो हम बोल देंगे ना, बोलो क्या नाम रखना है, हम याद कर लेंगे। नाम ही तो याद करने हैं। आओ बेटा, उन्होंने क्या कहा ध्यान से सुनते रहना, मैं उनकी मेंटेलिटी समझा रहा हूं तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। उन्होंने बेटा असेट को तो असेट कहा, उन्होंने कहा लायबिलिटी को लायबिलिटी कहा, उन्होंने कहा इस कैपिटल को इक्विटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं?
यानी इस हेडिंग का नाम अब क्या हो गया, कैपिटल एंड लायबिलिटी की बजाय क्या हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो गया। कोई दिक्कत किसी को? तो अगर पूछा जाए बैलेंस शीट की हेडिंग्स बताओ, जो साइड्स होती हैं वो कौन कौन सी साइड्स होती हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरे वाली ये साइड्स हैं बेटा, ये हेडिंग नहीं है, ये वो दो साइड्स हैं जो अप और डाउन हो गई। क्लियर है? चलो ठीक है। अब अगला सवाल वाइवा में भी आ सकता है, या एक नंबर के सवाल जो आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज जो आते हैं उनमें भी आ सकता है कि बताओ इनके अंदर हेडिंग्स कितनी होती हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी में या असेट साइड में। बेटा असेट साइड में दो हेडिंग होती हैं। कितनी हेडिंग्स? दो। उनके नाम पूछे जा सकते हैं वाइवा के अंदर कि बताओ कौन कौन सी एसेट्स होती हैं। तो पता है बेटा इन्होंने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, आप बोलो केवल सुनो, केवल सुनो, जहां मैं पूछूं वहां बोलो। बेटा इन्होंने बोला कि एसेट्स केवल दो ही तरह की हो सकती है। क्या सर? ऐसी जिनका बैलेंस बार बार चेंज होता रहता हो, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती हो, और ऐसी एसेट्स जिनकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती हो। जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती है उसे इन्होंने नाम दिया करंट एसेट्स। क्या नाम दिया? करंट एसेट्स। हिंदी में बोलते हैं चालू खाते, चालू संपत्तियां। छोड़ो को हिंदी मीडियम तो है नहीं। करंट एसेट्स, तो बेटा हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? करंट। कौन सी एसेट्स होती है ये? जिनका बैलेंस बार बार चेंज होता है, और जिनका चेंज नहीं होता उसका नाम क्या रखें? इन्होंने बोला जिनका चेंज होता है उनका करंट है, तो जिनका चेंज नहीं होता उनको नॉन करंट एसेट्स बोल देंगे। कोई बड़ा नाम किया इन्होंने? कोई ऐसा काम किया जिसके लिए इनको तारीफ मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। चलो ठीक है। तो बेटा आपसे अगर पूछा जाए बताओ एसेट्स के कितने टुकड़े, एसेट्स में हेडिंग्स कितनी, तो बताओ कितनी? नाम बोलो उनके। बोलने में उल्टा, पहले पहले क्या बोलना है? नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स। चलो मैं अब लायबिलिटी साइड लेके चलता हूं। बेटा जैसे उन्होंने एसेट के दो टुकड़े किए, तो ये जो लायबिलिटी है ना, ये लायबिलिटी इसके भी दो टुकड़े किए। क्या क्या नाम रखे? करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। ये देखो बेटा लायबिलिटी के कितने टुकड़े किए? करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, दो टुकड़े। फिर यहां पे एक और वर्ड था, भी क्या था? कैपिटल या इक्विटी वर्ड था। तो अब इसका क्या करें बेटा? कैपिटल और इक्विटी, इसके भी कितने टुकड़े करें? दो, क्योंकि हर चीज के कितने टुकड़े करें उन्होंने? दो। तो इक्विटी के भी कितने टुकड़े करेंगे? दो। तो पहले टुकड़े का नाम रखा इक्विटी, का मतलब कैपिटल था। इक्विटी का रियल मतलब क्या था बेटा? कैपिटल ही तो था ना। कैपिटल को तो नाम चेंज किया। तो कैपिटल किनकी होती है बेटा? बताना। कैपिटल किनकी होती है? मालिकों की। कैपिटल किसकी होती है? मालिकों की। और कंपनी में मालिक किनको बोलते हैं? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को बोलते हैं मालिक। तो यानी जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उसे बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। फंड का मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा। बेटा याद रखना, जो टर्म्स में यहां यूज कर रहा हूं, जो तरीका मैं याद करने का करवा रहा हूं, वो तरीका ही आपके काम आने वाला है। ये पूरा का पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी किसी ने कहा भी कि सर बोर्ड वो बुक की फोटोकॉपी वो दे दे तो फोटोकॉपी नहीं बेटा, यहां जरूरी है क्योंकि पूरा का पूरा वही है जो बोर्ड पे, जो बुक में है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? उसको याद करने का तरीका। तो मैं आपको क्या याद करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इक्विटी यानी मालिकों का पैसा, तो पहला आइटम क्या आने वाला है? मालिक कौन होते हैं बिजनेस में? शेयर होल्डर। तो क्या वर्ड हुआ पहला? शेयर होल्डर्स फंड। मजे की बात, इसके भी दो टुकड़े थे तो दूसरा नाम भी होना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूं दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम है इसका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या नाम है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। अच्छा आपको पता है ना बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है। अच्छा क्या जिस दिन हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है तुरंत आते ही हम उसको शेयर अलॉट कर देते हैं? थोड़े दिन डिसीजन का टाइम लेते हैं। आज 31 मार्च है, आज से थोड़े दिन पहले मेरे पास लोगों की एप्लीकेशन आ चुकी है, लेकिन मैंने अभी तक उनको शेयर अलॉट नहीं किए। जब तक मैं लोगों को शेयर अलॉट नहीं करूंगा तब तक वो शेयर कैपिटल बन जाएगी या नहीं बनेगी? नहीं बन सकती। तो यानी जो पैसा आया वो पैसा कहां रिकॉर्ड करूं? वो शेयर कैपिटल तो बना नहीं, तो उसे कहां रिकॉर्ड करते हैं? इस वाली हेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं। बेटा सीबीएसई, आरबीएसई या किसी भी टॉपिक में ये कोर्स में से कटा हुआ है, ये आपको याद नहीं करना है। इसके आगे मैंने क्रॉस लगाया है। ये क्यों लिखा है? ताकि अगर आपके पास सवाल ये आए कि बताओ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में मेजर हेडिंग्स कितनी होती है, मेजर हेडिंग्स, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेजर हेडिंग्स कितनी होती है? 4। आप ये ना कहना कि मेजर हेडिंग्स कितनी होती है? 3। होती 4 है। वो बात अलग है कि ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपको याद नहीं करना। मास्क लगा लो बेटा। ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपको याद नहीं करना है। क्लियर है? बिल्कुल भी नहीं याद करना। बस एक बात याद करनी है कि यहां पे हेडिंग्स कितनी है? मेजर 4 हेडिंग्स हैं। क्लियर है? तो अब एक बार रिवाइज करें। असेट साइड में मेजर हेडिंग्स कितनी? नाम बोलो। पहले नॉन बोलना, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लायबिलिटी साइड में मेजर हेडिंग्स कितनी? 4 साइड में, मतलब है ना 4 मेजर हेडिंग्स। पहली का नाम शेयर होल्डर फंड, दूसरी कोर्स में नहीं है, तीसरी नॉन करंट लायबिलिटी और चौथी हमेशा ऐसी बोलेंगे दूसरी कोर्स में नहीं है, ताकि ये याद रहे कि 4 होती है। क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, ये मेजर हेडिंग्स हो गई।
बहुत कम चांस है पूछे जाने की मेजर हेडिंग्स क्या होती हैं। अंदर चलते हैं माइनर हेडिंग्स इनकी, ठीक है। मेजर हेडिंग्स के बाद सब हेडिंग्स या माइनर हेडिंग्स बोलते हैं, सब हेडिंग्स बोल सकते हैं, यानी इनके अंदर क्या आता है, ठीक है। तो अब बेटा आप लोगों ने एक फैमिली के पिताजी के नाम याद कर लिए, अब आप उनके पिताजी के बच्चों के नाम याद करने वाले हो। यानी पिताजी का नाम था शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड के कितने बच्चे हैं बेटा? 3 बच्चे हैं। कितने दिख रहे हैं? 3 बच्चे दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना। तो चलो पहली बात करते हैं। पहला बेटा इस शब्द का मीनिंग समझेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। इस शब्द का मतलब है मालिकों का पैसा, मालिकों ने जो बिजनेस में लगाया उस पैसे को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स क्या केवल बिजनेस में कैपिटल होती है, या जो गुल्लक रखे होते हैं वो भी उनके ही होते हैं? गुल्लक भी तो मालिकों का हक होता है ना। यानी कि यहां पे 2 आइटम कौन कौन से हैं? मैंने कल की क्लास में जो टॉपिक पढ़ा रहा था शेयर कैपिटल, उसमें भी ये बात बताई थी। पहला आइटम क्या आएगा बेटा? शेयर कैपिटल। और दूसरा आइटम क्या आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। हो रही है बात याद? क्यों याद हो रही है? सर शेयर होल्डर फंड यानी मालिकों का पैसा। मालिकों का पैसा बिजनेस में केवल कैपिटल की फॉर्म में तो नहीं होता, जो बिजनेस में गुल्लक होते हैं वो भी उन्हीं के होते हैं। तो यानी इसमें 2 आइटम कौन कौन से हो गए? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक तीसरा आइटम और होता है शेयर वारंट्स, जो ना तो आपको समझना है ना ही याद करना है। बस अगर आपसे पूछा जाए कि शेयर होल्डर्स फंड में कितने हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, तो जवाब क्या है? कितनी होती हैं? 3 होती हैं। पूछा तो जाता नहीं, जनरली नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये वैसे भी आपके कोर्स में नहीं है शेयर वारंट्स। तो आपको याद क्या रखना है? 2 आइटम कौन कौन से? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। बताओ याद हुए या नहीं हुए? हो गए। क्यों याद हुए बताओ? ये दोनों आइटम क्यों आते हैं यहाँ पे? क्योंकि मालिकों का पैसा क्या क्या होगा? कैपिटल होगा और रिजर्व्स होंगे। 4 बार बोल दिया, अब तो याद हो ही गया होगा। कुछ आगे याद हो रहा है? ठीक है बेटा, काम की चीजें अच्छे से याद करना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बढ़े। अब हम लायबिलिटी की चर्चा करते हैं। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, चर्चा ही नहीं करनी। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, दोनों को एक साथ। यानी आप भी जब घर जाके याद करोगे तो लाइन बाय लाइन में ये मत करना कि ऐसे याद करना शुरू करो। नॉन करंट और करंट एक साथ याद करनी है बेटा। नॉन करंट का मतलब जिसकी वैल्यू लंबे समय में भी चेंज ना हो, या लंबे समय में चेंज हो, सॉरी। और करंट का मतलब छोटे समय से रिलेटेड। नॉन करंट का मतलब लंबे समय वाली चीजें, करंट का मतलब जिनका छोटे समय में वैल्यूज चेंज होती रहती हो। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वर्ड जा रहा है। लॉन्ग टर्म वर्ड कौन सी चीज से रिलेटेड है? नॉन करंट से। और शॉर्ट टर्म कौन सी चीज से रिलेटेड है? करंट से। आओ जरा याद करते हैं दोनों एक साथ में। दोनों में आइटम्स कितने कितने आएंगे? 4 आइटम। दोनों में पहला आइटम क्या है बेटा? पहला आइटम नॉन करंट में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और करंट में क्या आएगा? यानी आपको पहले आइटम याद करना है कि लायबिलिटी का मतलब होता है उधार मांगना। लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? उधार। तो लायबिलिटी में दोनों में पहला आइटम क्या आने वाला है? बोरो करना, है ना। आप बोरो करते हो ना, एक दूसरे से पेन ले लेते हो, बोरो कर लेते हो, बुक्स ले लेते हो, बोरो कर लेते हो। तो बेटा बोरो करना लायबिलिटीज होता है। तो पहला आइटम आपको याद रखना है बोरोइंग है। पहला आइटम क्या है? बोरोइंग। बोरोइंग जो नॉन करंट है उसमें लगा देना लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और जो करंट है उसमें क्या लगा दोगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। मुश्किल है याद करना या आसान है? आसान है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं चौथा पॉइंट। पहला याद कर लिया, मेरे तरीके से याद करना। दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया? चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या याद करना है बेटा आप लोगों को? चौथा पॉइंट है प्रोविजंस का। किस चीज का? प्रोविजंस का। नॉन करंट वाले में क्या बोलोगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म वाले में क्या बोलोगे? अब आप तीसरा आइटम याद करेंगे। आओ बेटा, कौन सा आइटम याद करोगे? तीसरे आइटम में याद करना है आपको, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं। यहां पे आपको क्या याद करना था? बोरोइंग्स, ठीक है। चौथे आइटम में आपको क्या याद रखना है? प्रोविजंस। तीसरे आइटम में क्या याद रखना है? अदर। तीसरे आइटम में क्या याद रखना है? अदर। यानी कि अदर करंट लायबिलिटी। ऊपर वाले में क्या आ जाएगी? अदर नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और नीचे वाले में आ जाएगी अदर करंट लायबिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी वो जो 4 नंबर का सवाल आता है उसमें से अदर करंट लायबिलिटीज के पॉइंट आते ही आते हैं। मान के चलो कि 1 नंबर 2 नंबर तो अदर करंट लायबिलिटी दिलवाएगा आप लोगों को, ठीक है, जो भी सवाल आएगा उसमें से। खैर बाद में बताऊंगा उनके अंदर क्या क्या आता है, फिलहाल इसकी बात चली। तो बेटा आपको दोनों में 3-3 आइटम याद हो गए, केवल सेकंड आइटम अभी याद नहीं करवाया। बाकी 3 आइटम कर लें एक बार याद। चलो बेटा 4 आइटम करने हैं दोनों में। चलो दोनों में बात करते हैं एक बार। नॉन करंट और करंट दोनों में 4-4।
चलो सेकंड भी एक बार पढ़ लो, फिर एक साथ कर लेंगे बेटा। सेकंड आइटम जो नॉन करंट में है ना, उसका नाम है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या नाम है? डीटीएल। डीटीएल बेटा ये पेपर में नहीं आएगा, कोर्स से कट रखा है। डीटीएल क्या होता है जानना भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो करंट लायबिलिटी में सेकंड आइटम है ना, वो काम का है और वो आपको आना भी चाहिए, क्योंकि रेशो वेशो के चैप्टर में, कैश फ्लो में सब जगह काम आता है। क्या नाम है बेटा इसका? ट्रेड पेबल्स। आपको पता है ट्रेड पेबल किस चीज का नया नाम है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, पहले दो अलग अलग टर्म्स होती थी, इन दोनों को जोड़ के अब क्या बोल दिया इन्होंने? ट्रेड पेबल्स। बेटा ट्रेड पेबल का मीनिंग समझ में आया? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रेड पेबल। तो आपको याद हुआ सेकंड नंबर में दो चीजों को जोड़ के लिख दिया गया। क्या लिखा गया? क्रेडिटर और बिल्स पेबल को जोड़ के क्या लिख दिया गया? ट्रेड पेबल। चलो अभी अपन लायबिलिटी साइड याद करते हैं, करें नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो कोर्स में नहीं है, डीटीएल कह सकते हो या मत याद करो कोई बात नहीं। इसमें बेटा ट्रेड पेबल्स, दो चीजें जो होती हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल का जोड़, ठीक है। उसके बाद यहां पे सर अदर, तीसरे नंबर पे क्या याद रखना है? अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। चौथे नंबर पे प्रोविजन, यहां बोलोगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन और यहां बोलोगे, हो गया। लायबिलिटी पूरी एक बार रिवाइज कर लें, पूरी। सर लायबिलिटी के चार हिस्से, ठीक है, आप बोल सकते हो आप साथ साथ में। लायबिलिटीज के चार हिस्से, पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा कोर्स में नहीं है, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा। अगर चारों के नाम लिखने आ जाए तो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट लिख देना, ठीक है। वो पैसा जिसका एप्लीकेशन का मिल तो गया, बदले में शेयर नहीं दिया, अगर आ जाए तो, वैसे आता नहीं है। चलो पहला जो शेयर होल्डर्स फंड था उसके कितने टुकड़े? तीन। शेयर होल्डर फंड के कितने? तीन, जिसमें से काम के कितने? दो। कौन कौन से? शेयर कैपिटल और तीसरे का अगर फिर भी नाम पूछ लिया जाए तो शेयर वारंट्स, ठीक है बेटा। चलो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, पहला आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग और दूसरा आइटम इसमें काम का डीटीएल, दूसरा इसका काम का ट्रेड पेबल्स, तीसरा इसका अदर नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा इसका अदर करंट लायबिलिटी, चौथा इसका आ रहे हैं चार में से दो नंबर, आधा तो याद हो गया। असेट साइड में चलते हैं, नया सीखते हैं। सीखे? देखो बेटा इंटरेस्टिंग बात, पहले ये बताओ आप लोगों में से ऋतिक रोशन की मूवी किस किसने देखी है? या ऋतिक रोशन को किसने देखा फोटो में या वीडियो में? ऐसे भी देखा? चलो बताओ बेटा ऋतिक रोशन की खास बात क्या है? कोई खास क्या? उसके एक हाथ में 5 फिंगर्स और एक में 6 हैं, यही तो है ना उसका, 2 अंगूठे हैं ना उसके। तो ये एसेट साइड जो है, क्या बेटा? हाँ चलो करें। अरे बेटा तुम भी किसकी बातों में आ गए? चलो सुनो, आओ मेरी बात। ऋतिक रोशन का हाथ है ये एसेट्स। ये एसेट्स किसका हाथ है बेटा? ऋतिक रोशन का हाथ है। एक हाथ में कितने आइटम्स बेटा? 5, और दूसरे हाथ में 6 आइटम्स। क्लियर है बेटा? चलो ठीक है। तो नॉन करंट असेट्स वाले हाथ में कितने आइटम है? 5, और करंट असेट्स वाले में 6। क्लियर है? याद करें, दोनों को एक साथ याद करेंगे, दोनों को एक साथ। नॉन करंट का मीनिंग क्या होता है? लंबा, और करंट का मतलब होता है छोटे समय का। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे धीरे धीरे करके सुनते रहो। अभी सुनना है, अब बाद में बुलवाऊंगा आप लोगों से, सुनना बेटा। नॉन करंट लंबे समय के असेट सुनते ही दिमाग में जो सबसे पहली असेट क्लिक होती है वो कौन सी होती है? फिक्स्ड असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। दिमाग में यही आती है ना, सबसे पहली असेट जो आती है कौन सी आती है दिमाग में? नॉन करंट सुनते ही। नॉन करंट यानी कि लंबे समय के लिए खरीदी गई असेट्स। तो कौन सी असेट दिमाग में आती है? बोलो। फिक्स्ड असेट्स आती है, लैंड, बिल्डिंग वगैरह। तो सबसे पहला आइटम क्या हो गया बेटा? फिक्स्ड असेट्स। नाम से पता चल रहा है कि पहला आइटम इसका फिक्स्ड असेट्स होना चाहिए। दूसरा आइटम सुनना बेटा, दूसरा आइटम है लंबे समय के लिए जब आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी वो कहीं छोटे समय के लिए कर सकते हो कि 2-3 महीने में वापस ले आऊंगा पैसा, कहीं लंबे समय के लिए कि पैसा डाल के छोड़ दिया, अब 2-4 साल बाद ही देखेंगे, ठीक है। तो लंबे समय की इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म नहीं, क्या वर्ड यूज करेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या लॉन्ग टर्म लिख दिया? हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और छोटे समय की इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वर्ड यूज नहीं करना, क्या वर्ड यूज करना है? नॉन करंट और करंट। अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग, गलत हो जाएगा, मैं भी बोलने वाला था, ठीक है। वहां पे वही है, मैं आप लोग को फिर से नोटिस कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। जब आप लाइबिलिटीज में अदर पढ़ते हो नॉन करंट में, तो वहां लॉन्ग टर्म है। ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या कर रखा है। जब नॉन करंट में पढ़ते हो तो अदर वाले में कौन सा है? लॉन्ग टर्म। लेकिन जब शॉर्ट टर्म वाले में पढ़ते हो तो कौन सा है?
करंट वर्ड। देखो, देख रहे हो? तो यहां अगर आप शॉर्ट टर्म वर्ड लगा दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा बेटा। वहां नॉन करंट लिख दोगे, वहां पे पॉइंट आएगा ही नहीं पेपर में एक्चुअली, लेकिन चलो आ गया तो नॉन करंट लिख देना, चल जाएगा। नया नाम लिखना है आप लोगों को, तो नया नाम क्या है बेटा? करंट वर्ड है। ठीक है, शॉर्ट टर्म का नया वर्ड क्या है? करंट, और लॉन्ग टर्म का नया वर्ड क्या है? नॉन करंट। खैर, मैं यहां पे आ रहा था, सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्या समझा रहा था? लंबे समय के लिए जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका नाम क्या होगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बताओ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहीं से अगला पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, डेफर्ड टैक्स असेट। बेटा जैसे कि नॉन करंट में सेकंड नंबर पे, कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर का डीटीएल यूजलेस था, उसी तरीके से यहां पे थर्ड पॉइंट, एक पॉइंट नेक्स्ट नंबर पे, असेट साइड में कितना आगे चल रहा है? एक आगे। पता है क्यों चल रहा है एक आगे? यहां आइटम होते हैं 4, यहां आइटम कितने होते हैं? 5, यानी एक ज्यादा होता है ना, इसलिए एक आगे चल रहा है स्टेप। ठीक है, चलो, तो वहां पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दूसरे नंबर पे था जो यूजलेस था, यहां पे डेफर्ड टैक्स असेट तीसरे नंबर पे है जो यूजलेस है। चौथे पे क्या आएगा? चौथे पे बेटा इसमें आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। आपने किसी को अगर लंबे समय के लिए लोन या एडवांस दे रखा है तो वो यहां पे आ जाएगा। और लास्ट आइटम यहां पे क्या है बेटा? अदर। लास्ट आइटम क्या है? अदर नॉन करंट असेट्स। बेटा इसमें अदर कितने नंबर पे था? सेकंड लास्ट पे। ऐसे सी मत याद रखो, किस पे था? सेकंड लास्ट पे। और इसमें किस पे आ जाएगा? लास्ट पे, एक स्टेप नीचे गिरा देंगे। समझ गए? वहां पे अदर कौन से नंबर पे था? सेकंड लास्ट पे। और यहां किस पे आ जाएगा? लास्ट पे आ जाएगा। याद रहेगा सीरियल ऑर्डर उसका? वैसे ऐसा आता नहीं है, लेकिन आ जाए पेपर में कि ऑर्डर वाइज बैलेंस शीट बनाओ तो फिर आपको ऐसे ही बना के आनी पड़ेगी। तो एक बार नॉन करंट असेट्स याद करें। आओ, नॉन करंट असेट्स। सर इसमें आइटम कितने आएंगे? केवल 5। नॉन करंट असेट्स सुनते ही दिमाग क्लिक होता है, जो पहला वर्ड आता है फिक्स्ड असेट्स। दूसरा, लंबे समय के लिए की गई इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा, यूजलेस डेफर्ड टैक्स असेट, डीटीए। ठीक है। चौथा, लंबे समय के लिए आपने किसी को उधार पैसा दे दिया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और पांचवा, जो यहां सेकंड लास्ट था वो यहां लास्ट है, अदर नॉन करंट असेट्स। क्लियर है? अब करंट असेट्स पे चलें। ध्यान से सुनना, लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद तो चालू होगा अभी टॉपिक। इनके अंदर के ये जो अभी बाप के नाम याद किए, फिर बेटे के, अब ये बेटे भी बाप बनने वाले हैं, तो दादा हो गए ये लोग, है ना? तो बाप बेटा दादा, इस तरीके से सीरीज याद करनी है, उसमें पूरा बोर्ड भर जाएगा। अभी आप लोगों को ये याद हो रहा है? चलो आओ सुनो बेटा, अब कहां गए अपन लोग? करंट असेट्स। कितने आइटम याद करने हैं? 6। कैसे याद करेंगे? बहुत आसान है बेटा। एक बात बताओ, इसमें सेकंड नंबर पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, इसकी शुरुआत करंट इन्वेस्टमेंट से होती है। पता है क्यों इसकी शुरुआत करंट इन्वेस्टमेंट से होती है? वहां फिक्स्ड असेट्स था, यहां फिक्स्ड असेट्स आ सकता है क्या? नहीं ना। तो जैसे यहां पे एक जैसे सेम चल रहे थे, तो यहां पे भी तो सेम होना चाहिए, लेकिन पहले नंबर पे क्या लाना पड़ गया इनको? करंट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे फिक्स तो आ नहीं सकता, तो इन्होंने क्या डाला? पहले नंबर पे करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें दूसरे नंबर पे था, इसमें किस पे आ गया? पहले नंबर पे आ गया। क्या आ गया वर्ड? करंट इन्वेस्टमेंट। इसकी शुरुआत किससे हुई है? करंट इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट में तो दूसरे नंबर पे होती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट वाले में पहले नंबर पे होती है। आ रही है समझ? दूसरे नंबर पे पता है क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। दूसरे नंबर पे है 2 नंबर का माल। बेटा आप लोग करते हो ना 2 नंबर के माल का धंधा? नहीं। करते हो? हाँ देखो, कोई हंस रहा है, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। 2 नंबर के माल का धंधा करता है कोई? नहीं करता? चलो कोई बात नहीं, किसी को चाहिए तो बता देना। आओ चलो, आ रही है बात समझ में? 2 नंबर का माल का धंधा, यानी 2 नंबर पे क्या आता है बेटा? माल। और माल को इंग्लिश में नया वर्ड दिया गया, जो स्टॉक होता था, स्टॉक। स्टॉक का नया नाम क्या रख दिया गया? इन्वेंट्रीज। यानी 2 नंबर पे क्या आएगा बेटा? माल। माल यानी कि इन्वेंट्रीज। ठीक है बेटा, 2 नंबर का माल। चलो तीसरे नंबर पे क्या आएगा बेटा? ध्यान से सुनना। जैसे यहां शॉर्ट टर्म में, जैसे, अच्छा सुनो, यहां पे दूसरे नंबर पे डीटीएल था, यहां तीसरे पे आया डीटीए, हाँ या ना? यहां दूसरे पे इसके ऑप्शन में यहां पे क्या था? ट्रेड पेबल। तो यहां तीसरे में इसके ऑप्शन का क्या आ जाएगा? लिंक कर पा रहे हो? लिंक करने से सीरियल नंबर याद रह पाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से समझ रहे हो क्या? सर यहां नॉन करंट और करंट में दूसरे नंबर पे यहां था डीटीएल, और यहां था क्या बेटा? दूसरे नंबर पे ट्रेड पेबल। वो यहां पे तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, इधर वाले टॉपिक में किस नंबर पे आ जाएंगे? तीसरे नंबर पे। क्या क्या? डीटीएल को तो डीटीए बन गया, और ट्रेड पेबल की बजाय क्या बन गया? ट्रेड। बेटा ट्रेड रिसीवेबल किसका नया नाम है? डेटर्स का और बिल्स रिसीवेबल का। क्रेडिट, ये ट्रेड पेबल किसका था? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ये डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का। याद हो रहा है या नहीं हो रहा? हर्ष
हो रहा है, चलो ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, 3 आइटम याद हो गए, ठीक है। चौथा आइटम बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितने अक्षरों का नाम है बेटा? 4। चौथा आइटम 4 अक्षरों का नाम है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो? जो कैश के बराबर हो। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? जो कैश के बराबर हो, जैसे कि बैंक, समझ लो। तो इसका टॉपिक का मीनिंग होता है कैश और बैंक, ठीक है। तो वर्ड क्या है पूरा बेटा इसका? चौथे नंबर पे कितने अक्षरों का नाम है? क्या क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब 5वां और 6ठा ऊपर से याद करो। इसके जो नीचे के 2 पॉइंट थे, इसके भी नीचे के वही 2 पॉइंट हैं। जैसे यहां ये 2 पॉइंट थे ना, नीचे वाले दोनों सेम थे, हाँ या ना? इसके भी लास्ट के दोनों सेम है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस की बजाय क्या हो गया? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अदर नॉन करंट असेट्स की बजाय क्या हो गया? अदर करंट असेट्स। हुआ याद? केवल असेट साइड याद कर लें, एक बार रिवाइज कर लें। अब मेरे साथ साथ आप लोग बोल सकते हो। आओ चलो शुरू करते हैं। असेट साइड के टुकड़े कितने? कौन कौन से? नॉन करंट में कितने आइटम? करंट साइड में कितने आइटम? 6। नॉन करंट का पहला आइटम, पहला दिमाग में क्या क्लिक होता है? दूसरा आइटम, इसका जो दूसरा आइटम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो करंट असेट्स का पहला आइटम है करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है बेटा। अच्छा, तीसरा आइटम सर कोर्स से हट गया, वहां पे था क्या? डीटीएल, यहां है डीटीए। जैसे सर इसमें तीसरा आइटम है, वैसे इसका तीसरा आइटम 2 नंबर पे इसका में क्या आता है बेटा? इन्वेंट्रीज, 2 नंबर का माल। चलो करंट असेट को बाद में करेंगे, पहले इतना ही कर लेते हैं। डीटीएल, डीटीएल के बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा? सर लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस आपने किसी को, और सबसे लास्ट टाइम क्या आना चाहिए? अदर। करंट में आते हैं 6 आइटम है। पहला आइटम करंट इन्वेस्टमेंट, 2 नंबर पे 2 नंबर का माल, इन्वेंट्रीज। 3 नंबर पे क्या आएगा बेटा? ट्रेड रिसीवेबल, किस चीज का नया नाम है? बीआर का। चौथा आइटम क्या आएगा बेटा? 4 अक्षरों का नाम, देख देख के पढ़ के बता रहे हो। 5वां आइटम क्या आएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस। और 6ठा आइटम, अगर आपको सच में इतना याद हो चुका है तो कल डंडे खाने से बच जाओगे, ठीक है, क्योंकि कल रैपिड फायर राउंड होगा। आओ, नहीं अभी तो चैप्टर शुरू कर रहा हूं, अभी चैप्टर शुरू होगा। हाँ बेटा कोई बात नहीं, घड़ी मैं नहीं देख रहा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले बताया था टॉपिक सीखो, क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है, सीखने का काम तो अब आएगा। चलो अब शुरू करते हैं बेटा। बेटा बैलेंस शीट के परफॉर्मे में यहां पे आपको अमाउंट का कॉलम दिख रहा है, इससे पहले एक नोट नंबर दिख रहा है, हाँ या ना? नोट नंबर दिख रहा है, NN, ये क्या है बेटा? नोट नंबर। खैर नोट नंबर अभी छोड़ो, यहां से मैं एक एक करके आइटम बताता हूं। बेटा शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है आपको पता है? इक्विटी और प्रेफरेंस। यानी अगर आपसे पूछा जाए इक्विटी शेयर कैपिटल, चलो मैं लिख देता हूं, ये मिटा देता हूं। हाँ लिखना नहीं है आपको, फोटो तो मैं भेजूंगा। आओ बेटा चलो मेरी बात सुनेंगे सब लोग। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 यहां लिख रहा हूं बेटा। शेयर कैपिटल में क्या क्या आइटम आते हैं लिख दूं? चलो शेयर कैपिटल में सुनेंगे बेटा, शेयर कैपिटल में कौन कौन से आइटम आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि आइटम ज्यादा आने हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल भी इसी में आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसी में आता है, शेयर फॉरफीचर भी इसी में आता है, और कॉल्स इन एरियर भी इसी में आता है। याद है कल की क्लास में 4 शब्द मैंने लिखवाए थे आपको, शेयर कैपिटल के टॉपिक में लिखवाए थे ना। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा? इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, कॉल्स इन एरियर भी इसी में आएगा, और शेयर फॉरफीचर भी इसी में आएगा। इनमें से शेयर फॉरफीचर इंपॉर्टेंट होता है, यानी जब पूछा जाता है ना बाप दादा, तो यहां यह पूछा जाता है कि शेयर फॉरफीचर की हेडिंग सब हेडिंग बताओ। तो सब हेडिंग हो गई क्या? शेयर कैपिटल, और हेडिंग क्या हो गई? शेयर होल्डर्स फंड। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? आ गई सबको समझ में? चलो ठीक है बेटा, ये हो गया कॉल्स इन एरियर। दूसरा नोट बेटा, दूसरी चीज हमें क्या याद करनी है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरा आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा जिस चीज के नाम के पीछे रिजर्व लग जाए वो सारे क्या होंगे? रिजर्व। तो मैं यहां पे नाम नहीं लिख रहा, हमेशा मैं यहां पे क्या करता हूं, बच्चों को एक एक नाम लिख के बताता हूं। एनी रिजर्व लिख दूं, जिस चीज में रिजर्व लगता है। ओरली डिस्कस कर लेते हैं। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कोई भी ऐसा रिजर्व हो जो आपने पहले कभी नहीं भी सुना, नाम में तो रिजर्व लग गया ना, तो वो रिजर्व है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाम के पीछे क्या लिखा है? रिजर्व, तो वो क्या बन जाएगा? रिजर्व। अच्छा सरप्लस का मतलब क्या होता है पता है? सरप्लस का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्रॉफिट एंड लॉस का नया नाम क्या हो चुका है? तो एनी रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ
पी एंड एल, ये सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में दो शब्द है, रिजर्व का मतलब कोई भी रिजर्व और सरप्लस का मतलब पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हो रहा है याद बेटा? चलो ठीक है। तीसरा आइटम, ये तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहां पे आ जाओ। अच्छा ये 1 3 4 ये मिटा देता हूं, है ना? चलो हाँ, तो अब अगला आइटम याद करना है आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब एक आइटम इसमें से जरूर पूछा जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब लंबे समय के लिए पैसा उधार लिया हो। लंबे समय के लिए पैसा कौन देता है आपको? बैंक देते हैं, यानी बैंक लोन। हाँ या ना? बेटा बिल्कुल सही जवाब दिया इसने। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है? डिबेंचर्स आते हैं। हाँ या ना? जब आप रेशियो या कैश फ्लो पढ़ोगे वहां भी ये चीजें काम आती है, तो अच्छे से याद करना इस टॉपिक को। बेटा डिबेंचर के दो पर्यायवाची यानी सिनोनिम नाम है, जैसे घर के नाम होते हैं ना, अगर बॉन्ड्स आए तो भी इसका मतलब यही है, पब्लिक डिपॉजिट्स आए, क्या वर्ड बेटा? पब्लिक डिपॉजिट्स, तो भी इसका नाम यही है बेटा। डिबेंचर्स का नाम ही बॉन्ड्स है, डिबेंचर का नाम ही पब्लिक डिपॉजिट है। मैं आपको बता दूं, पब्लिक डिपॉजिट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये तो बच्चों को याद रह जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जो भूल जाते हैं वो ये, और पेपर में उसको वही पूछना जो आपको भूलना है ना? तो क्या याद रखना है? पब्लिक डिपॉजिट डिबेंचर का ही दूसरा नाम है, यानी ये क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और यहां पे क्या पूछता है वो जनरली? शेयर फॉरफीचर या फिर कॉल्स इन एरियर, क्योंकि उसको पता है अगर उसने इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूछा तो हर बच्चा बता देगा शेयर कैपिटल, जो भूल जाएगा वो क्या होगा? कॉल्स इन एरियर या शेयर फॉरफीचर। ठीक है, चलो अगला आइटम बात करते हैं बेटा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कोर्स में नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये भी काम में नहीं है, रहने दो। वैसे इसके अंदर 1 2 आइटम आते हैं, 2 आइटम है या 1 आइटम है हमारी बुक में, बाद में देख के बता दूंगा काम का होगा तो कोई। लॉन्ग टर्म प्रोविजन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 लॉन्ग। एक सेकेंड यहां पे चलो डाल ही देता हूं, एक ही आइटम है उसमें। चौथा बेटा लॉन्ग क्या था आइटम? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसके अंदर है ना एक ही आइटम आपको याद करना है। आपने 1 2 दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा था, पता है क्या? ज्यादा का वादा। हाँ या ना? ज्यादा का वादा में आपने क्या पढ़ा था? लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये हमारे लिए क्या एक लायबिलिटी है। ये कब चुकानी है? जिस दिन इशू किया उस दिन चुकानी है, जिस दिन रिडीम करेंगे उस दिन चुकानी है, यानी कई सालों बाद चुकानी है, 5 10 साल बाद, है तो लायबिलिटी ले, और हमने बोरो भी नहीं किया। क्या वो जो पैसा है वो जो एक्स्ट्रा हमें चुकाना है वो हमने बोरो किया? हमने जो 100 रुपए डिबेंचर के बोरो किए वो तो बोरो थे, लेकिन वो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा चुका रहे हैं वो तो अपनी मर्जी से चुका रहे ना, वो हमारे लिए बोरोइंग तो नहीं है, तो वो कहां आ जाएगी? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। इसमें एक ही बार याद रखना है, क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे भी लग सकता है। ये वर्ड क्या याद रखना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है बेटा, याद रहेगा, एक ही आइटम होता है इसमें केवल। अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोविजन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी से शॉर्ट टर्म भी याद होएगा बाद में आपको, पहले लॉन्ग टर्म याद करेंगे। 5वें नंबर पे क्या याद रखना है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या आता है। अच्छा ये सीरियल नंबर याद नहीं करने, ये जो मैं लिख रहा हूं, याद क्या करना है कि सर अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि बॉन्ड्स किस में आता है, आपको यह भी याद नहीं करना कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में 4 आइटम आते हैं, 4 में से पहला ये दूसरा ये, ऐसे नहीं याद करना। आपको याद क्या करना है? ध्यान से सुनना। आपकी गली में 4 बच्चे खेल रहे हैं, कौन कौन से? मतलब ये बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए किस घर के बच्चे हैं। सर ये एलटीवी वाले घर के बच्चे हैं। और ये बात समझ में, आपको उल्टा याद करना है, यानी आपको यह याद रखना है कि अगर बॉन्ड सुनो तो दिमाग में लॉन्ग टर्म बोरिंग आए। आपको यह याद नहीं करना कि आप याद करने बैठ गए लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 4 आइटम, 4 में से पहला कौन सा था? पहला याद नहीं आ रहा, पहला याद नहीं आ रहा, 3 तो एक ही थे। ऐसा नहीं करना, 4 नाम याद पढ़ लो बस। 4 नाम कौन से? लोन सुनते ही, बैंक लोन सुनते ही लॉन्ग टर्म बोरिंग दिमाग में आ जाए, डिबेंचर सुनते ही लॉन्ग टर्म बोरिंग याद आ जाए। समझ रहे हो ना? बच्चे को देखते ही पता चल जाता नहीं उस घर वाले का बच्चा है। अरे बात समझ में, वही आप लोगों को करना है बेटा। चलो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बेटा मैं आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन के लिए हिंट बता दूं, केवल 2 ही प्रोविजंस को लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलते हैं, बाकी दुनिया भर का कोई भी प्रोविजन आ जाए वो क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा। ठीक है, केवल 2 ही प्रोविजन लॉन्ग टर्म होते हैं। पहला प्रोविजन है बेटा प्रोविजन फॉर वारंटी। कौन सा प्रोविजन बेटा? प्रोविजन फॉर वारंटी। जैसे ही आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना के बेचते हो, मान लो आप कोई कंपनी हो, आप फ्रिज वगैरह बना के बेचते हो, तो 10-10 साल की मोटर की वारंटी दे देते हो, है ना? तो बेटा ये जो इतने लंबे समय की लायबिलिटी है ये कौन सी हो जाएगी? लॉन्ग टर्म। यानी वारंटी कितने समय? लंबे समय की दी जाती है, छोटे समय की, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। दूसरा जो मैं वर्ड लिखवा रहा हूं ये ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट। अब ये जरूरी नहीं है कि यही वर्ड लिखा हुआ आए,
मैं इस बात से यह हिंट देना चाहता हूं कि एम्प्लॉय के लिए बनाया गया कोई भी प्रोविजन हो, कोई भी ऐसा प्रोविजन जो एम्प्लॉय के लिए बनाया गया हो, वो कहां आएगा? लॉन्ग टर्म में। फॉर एन एग्जाम्पल, एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड बनाया जाता है, हां या ना? ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज के लिए ग्रेचुटी फंड बनाया जाता है। आपको ग्रेचुटी भी नहीं पता होगा क्या होता है? नहीं पता? रिटायरमेंट के समय कुछ देते हैं, वो होता है ग्रेचुटी, बस गिफ्ट के तरीके से मान सकते हो। जी फॉर ग्रेचुटी क्या बेटा? सरकारियों में भी पहले मिलता था, बंद हो चुका है। ठीक है, चलो, तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, हाँ ऐसे मान लो, रिटायर होते समय तो नहीं, ग्रेचुटी दूसरी जगह वो वैसे ही दे देते हैं, वो बात अलग है। चलो, प्रोविडेंट फंड भी एम्प्लॉयज का होता है, ग्रेचुटी फंड भी एम्प्लॉयज का होता है। तो याद रहेगा, इन शब्दों के अलावा कोई भी प्रोविजन आ जाए, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कोई भी, या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, जो भी प्रोविजन आए वो सारे प्रोविजन क्या होंगे? शॉर्ट टर्म। चलो बाद में बात करेंगे। आओ, ये हो गया। छठे नंबर पे क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग याद करते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करें बेटा। छोटे समय के लिए पैसा कहां से मिलता है बेटा? लंबे समय के लिए तो बैंक हमें दे देती है लोन। लंबे समय के लिए बैंक क्या दे देती है? लोन। छोटे समय के लिए हमें एक फैसिलिटी दे देती है जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तो बैंक लोन था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आ जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता है बेटा बिजनेस पर्संस को। आपके जैसे, हमारे जैसे लोगों को बैंक एक फैसिलिटी दे देती है, वो होती है क्रेडिट कार्ड। क्या दे देती है? क्रेडिट कार्ड। इस महीने खर्चा कर लो, अगले महीने चुका देना, इसीलिए तो शॉर्ट टर्म हुआ ना। तो बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में एक वर्ड होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड वर्ड नहीं होता, वर्ड जो होता है उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। क्या वर्ड बोलते हैं? तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि जैसे ये इंपॉर्टेंट थे, इसमें क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? बैंक ओवरड्राफ्ट भी और कैश क्रेडिट भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है बेटा, हो रहा है याद? शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा कहां से आएगा बेटा? कौन देगा पैसा आपको? बैंक ही देगा, लेकिन किस फॉर्म में? लोन की फॉर्म में नहीं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ओवरड्राफ्ट के अलावा वो एक और नाम भी बोल सकता है, क्या? कैश क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट कार्ड के तरीके से। आओ बेटा यहां पे आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल्स, वैसे मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं नोट्स बना रहा हूं इसलिए मैं यहां लिखवा देता हूं। 7वें नंबर पे यहां लिखवा दूं, चलिए 7वें नंबर पे लिख रहा हूं, क्या? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स किस किस का है? आपको अच्छे से याद है, चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे सब। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। चलो नेक्स्ट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वां आइटम, अदर करेंट लायबिलिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है। कहां लिखवाऊं? चलो यहीं लिखवा देता हूं। 8वां आइटम, अदर करेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड का लास्ट आइटम कह सकते हैं। 9वां आइटम तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, इसके लिए तो बताने की जरूरत है नहीं कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी जो उनमें ना हो, उसके अलावा कोई भी प्रोविजन शॉर्ट टर्म है। तो अब याद रखने के लिए जगह कौन सी बची? अदर करेंट लायबिलिटीज। करें बेटा ध्यान से, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक बात बताऊं, आप लोगों ने लायबिलिटी साइड में कुछ वर्ड्स पढ़ा करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये अभी तक कहीं पे भी आए क्या? लायबिलिटी साइड में कहीं आए क्या? नहीं आए ना। तो फिर ये कहां आएंगे? अदर करेंट लायबिलिटी में। आओ बेटा याद करते हैं, क्या क्या वर्ड हमने याद किया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या याद आया सर? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये दो वर्ड तो इजीली याद हो गए या दिक्कत आई इनको याद करने में? ये तो याद हो गया कि सर लायबिलिटी साइड में ये दो वर्ड होते हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी होती है, और अगर किसी से एडवांस में इनकम रिसीव हो जाए तो वो भी लायबिलिटी होती है। क्लियर है? अब जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं वो ट्रिक्स याद रखना। किसी भी चीज के आगे मैच्योर्ड वर्ड या आगे पीछे मैच्योरिटी, मैच्योर जैसा लग जाए तो वो क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी। जैसे अगर डिबेंचर बोले, केवल डिबेंचर, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है, लंबे समय बाद पैसा चुकाना होता है। लेकिन अगर वर्ड आए मैच्योर्ड डिबेंचर्स तो फिर क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी। पता है क्यों? एक बात बताओ, नॉन करंट का मतलब जो लंबे समय में चुकानी हो। मुझे 5 साल बाद डिबेंचर का पैसा चुकाना है, वो 4 साल तक तो ठीक है नॉन करंट था, लेकिन जब 5वां साल, जिस साल में हमें पता है कि अब चुकाना है, तो वो अभी भी नॉन करंट है या करंट बनने वाला है? यानी मैच्योरिटी नजदीक है ना उसकी। जिस चीज की मैच्योरिटी नजदीक है वो नॉन करंट कैसे रहा? अब तो वो शॉर्ट टर्म का बन गया, लंबा थोड़ी रहा। तो ये जो भी नॉन करंट है कभी तो जाके करंट बनेगा। 5 साल बाद लोन चुकाना है तो कभी तो जाके वो लोन चुकाने का वक्त आएगा। तो जहां मैच्योरिटी वर्ड लग जाए तो वो कहां आ जाएगा? यहां, अदर करंट। बेटा एक टॉपिक आएगा यहां पे, इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू
इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। या इंटरेस्ट ड्यू वर्ड याद रख लो। क्या याद रख लो? इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक मिले तो भी आप यहीं पे लिख लेना। इंटरेस्ट ड्यू यानी अगर अपन को डिबेंचर को इंटरेस्ट चुकाना है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जहां पे आप लोग की हालत खराब हो रही है, याद नहीं कर रहे हो, यहां पे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो, इसके अलावा और कौन कौन सा आइटम है जरा चेक करना अदर करंट लायबिलिटी के अंदर, बुक के अंदर। इंपॉर्टेंट आइटम थे 2-4। हाँ, मैं आपको बताऊं एक और इंपॉर्टेंट आइटम बेटा, क्या? कॉल्स इन एरियर तो सबको फिर भी याद रह जाता है कि शेयर से रिलेटेड है, पता है। जब पूछ लिया जाता है कॉल्स इन एडवांस तो समस्या आ जाती है, बच्चा कहता है ये भी शेयर में ही होगा। नहीं बेटा, कॉल्स इन एडवांस कहां होता है? यहां आएगा। क्लियर है बेटा? ये इंपॉर्टेंट आइटम है बेटा, रेड मार्कर से कर देता हूं टिक इसको, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अच्छा और बोलो, दिखाओ अदर करंट लायबिलिटी के एक्सप्लेनेशंस में और क्या क्या आइटम्स थे हमारे पास। बोलो बेटा, और कौन से आइटम याद आ रहे हैं आपको? आ रहे हैं क्या याद कोई? एक सेकंड रुक जाओ, बस मिलने वाला है। हाँ, अब यहां पे एक और वर्ड आएगा, अनपेड डिविडेंड्स। क्या वर्ड आएगा बेटा? अनपेड डिविडेंड्स। बेटा इसको याद रखने का ये तरीका भी है कि कोई ऐसा नाम जो और कहीं पे ना आ सकता हो, वो कहां जाएगा? भाई आपको ये सब याद है, 2-2 आइटम है, आपको पता है लायबिलिटी तो शुरू यहां से होती है। तो ये लायबिलिटी दो ही तरह की तो थी, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग, एक शॉर्ट टर्म बोरिंग, दो ही तरह की थी। तो अगर वर्ड पढ़ा अनपेड डिविडेंड, अब समझ नहीं आ रहा है कहां जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए। अरे भाई जाएगा कहां? अदर में जाएगा। चेक कर लो कि वो ऊपर से तो नहीं आता। अगर आपको इतना याद है तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो कहां जाएगा? यहां। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर वो कहीं पे भी नहीं आ रहा तो वो कहां जाएगा? यहां। तो अगर नहीं भी याद हो तो पेपर में टिका देना अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, तो वो पक्का इसी घर से होगा अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चलो और बेटा इसमें क्या आ जाएंगे? अनपेड डिविडेंड भी होता है और एक वर्ड होता है अनक्लेम्ड। दोनों में से कोई भी वर्ड मिले, अनपेड वर्ड लिखाओ या फिर अनक्लेम्ड वर्ड लिखाओ डिविडेंड के साथ, दोनों यही आएंगे। मजे की बात, प्रपोज्ड डिविडेंड भी एक वर्ड होता था जिसको बैलेंस शीट से निकाल के बाहर फेंक दिया, अब आपके पे नहीं आएगा वो। ठीक है, अच्छा और प्रोविडेंट फंड पेबल। बेटा ये एक था, यहां से प्रोविडेंट फंड हटा दिया तो ग्रेचुटी रख लो। प्रोविडेंट फंड पेबल अगर आ रहा है, प्रोविडेंट फंड पेबल, तो ये पेबल आ गया तो यहां पे है ये चुकाने वाला। और जीएसटी, ये नया वर्ड है बेटा, कौन सा वर्ड? जीएसटी पेबल। सरकार को पैसा चुकाना है, सरकार ये पूछने से कैसे छूट जाएगी? तो क्योंकि ये नया शब्द है जीएसटी पेबल, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले ये नहीं हुआ करता था। ठीक है, बस बेटा इतना आइटम था हमारा लायबिलिटी साइड का। क्लियर है? आ जाओ। हाँ, अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात करें तो बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? एनी अदर प्रोविजंस। ठीक है, चलो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस तो मीनिंग क्या हुआ इसका? ऑल अदर प्रोविजंस। कौन से आएंगे? ऑल अदर प्रोविजंस। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, डेस्क ले लो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कौन से प्रोविजन आएंगे? ऑल अदर प्रोविजंस। तो ये रही चर्चा लायबिलिटी साइड की। अब हम कहां चलेंगे बेटा? असेट साइड पे। आओ देखो बेटा, असेट साइड में चलते हैं। ये 8 नंबर 9 नंबर हो गया, चलो ये 9 नंबर हो गया, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो दोबारा देख लेना। आ जाओ, जाना है तो जा सकते हो, मैं तो हाँ बस अब बोलो मत फिर क्लास में कुछ भी। चलो असेट साइड में सबसे पहला आइटम कौन सा बेटा? फिक्स्ड असेट्स। चलो इसको नंबर दे दूं 10। चलो 10 नंबर देखो बेटा जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। असेट साइड में ज्यादा आइटम है ही नहीं क्योंकि बहुत कम आइटम है असेट साइड में, पता है बेटा? नहीं, आपको जो दिख रहे हैं सब में आइटम नहीं है क्योंकि कुछ घरों में ही बच्चे हैं। सुने करें बेटा, ये जो फिक्स्ड असेट्स है ना, बाकी जगह तो आपको दादा बेटा पोता यहां तक पढ़ना है, फिक्स्ड असेट्स में परपोते पे भी जाना है। आओ फिक्स्ड असेट्स, बिल्कुल शांत हो जाओ वरना मैं कल की क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा आपको, आप चले गए तो। देखो फिक्स्ड असेट्स में अगर अब दोबारा आवाज आ गई तो तुम्हारी देख लेना। पहला आइटम क्या आएगा बेटा? टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। कौन सी फिक्स्ड असेट्स बेटा? जो हम देख और छू सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स के अंदर ये आइटम है बेटा टेंजिबल। और दूसरी कौन सी असेट्स? इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, जिसे हम देख और छू नहीं सकते। फिर तीसरा आइटम आएगा बेटा
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आएगा बेटा इसमें? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक ऐसी बिल्डिंग जो अभी बनने को तैयार है। बेटा बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो एक साल में बन जाते हैं क्या? समय लगता है 3-4 साल बनाने में। तो अगर कोई ऐसी टेंजिबल एसेट है जो अभी तक बनी नहीं है, जिस पे अभी काम चल रहा है, तो उसे किस नाम से पुकारते हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से। और ऐसी कोई इनटेंजिबल एसेट्स जिसको अभी बनाने में टाइम लग रहा है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, आपने वो पिक्चर देखी है बेटा क्रिश देखिए। क्रिश में वो जो क्रिश के पिताजी ने, राहुल या रोहित जो भी नाम था, रोहित, उसने कंप्यूटर बनाया था फ्यूचर देखने का। रोहित ने तो साल भर 2-4 महीने में 12 महीने में बना दिया था। लेकिन जब वो मर गया तो जो उस पिक्चर में जो डॉन था या जो भी वो विलन था, उस विलन को उसे बनाने में 20 साल लग गए थे। हाँ या ना? तो 20 साल तक हर साल वो उस पर खर्चा कर रहा है, नहीं कर रहा? सॉफ्टवेयर पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन पे पैसा खर्च हो रहा है। यानी जब कोई आप इंटेंजिबल एसेट बनाते हो, उसको बनाने में जब तक बनी नहीं है वो, जब तक काम पूरा नहीं हुआ, तो जब तक काम पूरा नहीं हुआ तब तक उसको किस नाम से पुकारते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। काम का नहीं है बेटा ये ज्यादा। चलो आओ जो काम का है उनके बारे में लिख ले। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आएगा बताओ? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, व्हीकल। हाँ या ना बेटा? समझ में आ रही है सारी चीजें? इनटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आएगा? आओ बिल्कुल सही बेटा। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स। क्या बेटा? सॉफ्टवेयर्स। तो इसमें जो पूछे जाने वाला चांस है वो रहता है इसका सॉफ्टवेयर्स का, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ठीक है बेटा? आ रही है बात समझ में? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो समझ ही गए होंगे। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसके अंदर क्या कह सकते हो आप? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ या ना? एक ऐसी बिल्डिंग जिस पे अभी काम चालू है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगी। याद हो रहा है नहीं हो रहा? मुश्किल है क्या? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो जो जल्दी से दिखाई देती हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल वो जिन्हें देखो छू नहीं सकते। याद हो रही है? मुश्किल है? हो रही है। चलो आओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर कुछ भी याद नहीं करना। अगला पॉइंट डेफर्ड टैक्स एसेट, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अगला पॉइंट लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस, इसमें भी कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट अदर नॉन करंट एसेट्स, इसमें भी शायद कोई एक पॉइंट है जो काम का नहीं है, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा। अगर किसी के पास डिटेल हो तो देख लेना। अब चलते हैं करंट एसेट्स में। कहां चलेंगे अब? करंट एसेट्स के अंदर। तो यहां पे इनमें से किसी की भी डिटेलिंग नहीं है। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं आएगा। जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो वो हमेशा क्या होगी? करंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्रीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट 11 नंबर इन्वेंटरीज। करें बेटा? एक और एक 11, एक और एक 2 इन्वेंट्रीज। ध्यान से सुन लेना, जैसे अदर करंट लायबिलिटी इंपॉर्टेंट है ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। इन्वेंट्री यानी कि माल, यानी कि सामान। क्या क्या आता है ध्यान से सुनते रहना बेटा। मेरी फैक्ट्री में चले, आप लोगों को कभी मैंने बताया मेरी रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है जहां मैं शर्ट्स बनाता हूं। बेटा शर्ट बनाने के लिए मुझे कपड़े की थान चाहिए होती है। मैं बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म पढ़ाता हूं, व्हाइट कलर की शर्ट्स, और कुछ नहीं बनता वहां पे, केवल व्हाइट कलर की शर्ट्स बनाते हैं। ठीक है? तो बेटा व्हाइट कलर की शर्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कपड़े की थान। वो उसे हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। और 31 मार्च को डेस्क पे जो आधा कटा हुआ सामान है जिसमें बटन लगने बाकी है, बुकरम लगनी बाकी है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और वो माल जो बनके तैयार हो चुका है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फिनिश्ड गुड्स। क्या बोलेंगे उसको? फिनिश्ड गुड्स। जो माल बनके बिल्कुल तैयार है, पैक हो चुका है। बेटा इसके अलावा हमारे एक शोरूम है जहां से हम कपड़े बेचते हैं। वह ना केवल ये व्हाइट शर्ट्स बेचते हैं, वहां पे हम कुछ रेडीमेड खरीदे हुआ सामान भी बेचते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो हमारे ब्रांड नहीं है, जो हमने नहीं बनाया, किसी और का बनाया हुआ खरीद के बेच रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है बेटा? इसके अलावा ये तो सारे याद हो गए आप लोगों को। अब सुनना बेटा, इसके अलावा एक वर्ड आता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। क्या वर्ड है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स। खुशी तुम्हारे घर से फोन है शायद, तो बात कर रहा हूं, पीछे पकड़ा दो। चलो
बेटा स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होता है पता है? मेरी फैक्ट्री के अंदर काफी सारे छोटे छोटे सामान काम आते हैं, जैसे कि धागा, सुई, ये हमारे स्टोर में काम आ रहे हैं, ऑयल मशीन को चलाने के लिए छोटा मोटा, वो चीजें उनको क्या बोलते हैं हम? स्टोर एंड स्पेयर। स्पेयर का मतलब छोटे मोटे आइटम्स जो होते हैं इसके। हाँ जाओ बेटा, मैंने तो वैसे भी नहीं बैठाया था। आओ, लूज टूल्स, अगला आइटम कौन सा है? लूज टूल्स। बेटा हमारी फैक्ट्री के अंदर हम लोग औजार रखते हैं बेटा, जैसे वो बोलते हैं ना पाना, पेचकस, ये सारी चीजें, उनको भी हम क्या बोलते हैं बेटा? लूज टूल्स बोलते हैं। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? बाहर कोई आया थोड़ी है, सुना ले, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? लूज टूल्स बोलते हैं। क्लियर है सभी को ये बात? चलो ठीक है। तो स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल्स, ये सारी चीजें क्या हो गई? हमारी इन्वेंट्रीज हो गई। अगला आइटम, अच्छा अब एक चीज होती है हॉर्स एंड कार्ट्स करके और आता है, उसको एक बार चेक करना पड़ेगा वो किस में आता है। हॉर्स एंड कार्ट्स मेरे हिसाब से तो वो आएगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में। मैं देख के बताऊंगा। नहीं, इन्वेंट्री तो नहीं होना चाहिए, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा। मुझे याद करना कि कल मैं चेक करके बताऊंगा हॉर्स एंड कार्ट्स कहां पे आता है, याद दिला देने ये बात। तो बताओ इन्वेंट्री समझ में आया? अच्छा इन्वेंट्री याद नहीं करना आपको कि इसके अंदर 5 6 7 आइटम आते हैं, पढ़ के समझ में आ जाएगा। रॉ मटेरियल, सर फैक्ट्री में सामान दिख रहा है, इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री। अच्छा सुनो बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? बच्चा वर्क इन प्रोग्रेस सुनते क्या बोल देता है? जबकि अगर वर्ड लिखा हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो वो क्या है? वो आ रही है बात समझ में? पक्का? तो ये डिफरेंस समझ पा रहे हो दोनों में? क्या डिफरेंस है? इसमें कैपिटल वर्ड भी लगा हुआ है। चलो ठीक है। फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड तो समझते ही, सुनते ही दिमाग में आ रहा है इन्वेंट्री। और स्टोर एंड स्पेयर और लूज टूल्स याद रख लोगे, ये भी फैक्ट्री नजर आ रही है यहां पे जहां पे इन्वेंट्री है। अगला वर्ड बेटा वैसे बताने की जरूरत नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल। 12वें नंबर पे क्या है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल। बताओ आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये बात तो? डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है। बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? बिल्कुल सही बेटा, इसमें कैश होगा, इसमें बैंक होगा, और एक वर्ड और बता रहा हूं, क्या? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या वर्ड है बेटा? सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, मार्केटेबल का मतलब जो तुरंत बाजार में बेची जा सके। सुनो, कई बार ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे वाले, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, तो आप टेंशन मत लेना, वो जहां लिख रहे हैं उन्हें लिखने देना। अगर आपसे पूछा जाए मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहां आएगी, तो आप क्या बोलोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी। अच्छा और क्या बचा? शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस में कुछ याद नहीं करना, अदर करंट असेट्स। 14 नंबर पॉइंट, अदर करंट असेट्स। ठीक है, अदर करंट असेट्स में क्या क्या आएगा बेटा? देखिए एक बार, चलो बताओ। जैसे यहां था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहां क्या आ जाएगा? जैसे यहां था इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका उल्टा पता है क्या होता है? एक्रूड इनकम। क्या होता है इसका उल्टा? एक्रूड इनकम। तो ये हो गया दूसरा आइटम, कौन सा? एक्रूड इनकम। आई बात समझ में नहीं आई? यहां जाके आपकी असेट भी पूरी हो गई। बेकार में आप यूं ही उछल रहे थे कि क्लास पूरी हो गई, अभी बैठे रहो, क्लास पूरी नहीं हुई, असेट पूरी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि सारे आइटम है ही नहीं, आप काउंट करने शुरू करें, 11 आइटम है, 11 आइटम है। आप लोग आराम से रिलैक्स होकर सीखो, आपके सीखने के लिए क्लास रखी गई है। तो देख लो, इतने से के चक्कर में टॉपिक छोड़ने वाले थे आप लोग। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई। अब आप लोग एक बार इसको रिवाइज करेंगे कि क्या था बेटा हमारी असेट साइड के अंदर। अगर हम देखें तो यहां पे फिक्स्ड असेट्स के अंदर हमारी टेंजिबल है। अगर ये पूछे फिक्स्ड असेट्स के कितने आइटम, तो 4 आइटम, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल अगर तैयार नहीं हुई तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इनटेंजिबल अगर तैयार नहीं हुई तो उसको क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। हो रहा है याद? चलो ठीक है। उसके अलावा बेटा लूज टूल्स यहां पे आते हैं, एक आधे आइटम यहां पे याद रख लेना, बाकी चीजें आप लोगों को ये याद होंगी। नेक्स्ट क्लास में जब आप कल आएंगे तो पहले तो इसका रैपिड फायर राउंड होगा। रैपिड फायर राउंड में क्या होने वाला है, जैसे मैंने आपको एक टर्म दी, मैंने आपको बोल दिया लूज टूल्स, तो आपको क्या बताना है बेटा कि सर ये क्या है? इन्वेंट्री है, जो किस में आती है? करंट असेट्स में आती है। याद करके आना है ये तो, ठीक है। दूसरी चीज कल हम क्या करेंगे, इसके बाद P&L पढ़ेंगे। जैसे ये बैलेंस शीट का नया डिजाइन है तो P&L का भी तो नया डिजाइन होना चाहिए, बट डोंट वरी, P&L इसका 1/3 ही है। मतलब ये मान लो कि P&L तो एक बोर्ड पे पूरा हो जाता है, छोटा सा ही है P&L, वो इसकी तरह रामायण नहीं है, ठीक है, लेकिन जरूरी वो भी है। आने वाले चैप्टर्स को सीखने के लिए ये 2 चीजें आना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।